ज़ॉम्बी से, भूतों से या फिर जानवरों से डर सबको किसी न किसी चीज से लगता ही है। हम सबके डर अलग अलग होते हैं क्योंकि हम सभी का एक कॉमन डर हो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। शायद आपको ज़ॉम्बी से डर लगता हो या हो सकता है आत्माओं से, पर वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन सब पर भरोसा ही ना हो क्योंकि वो इन्हें फिक्शंस की तरह देखते होंगे और क्योंकि वो इन्हें साइंस की पर्सपेक्टिव से नहीं देखते होंगे। साइंस हमारे लगभग सभी सवालों के जवाब देता है। एज एन एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन से जुड़े हजारों सबूत मिले हैं। कई थियरीज मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में लाइफ की एग्जिस्टेंस की बात करती हैं, बट एक तरफ जहां साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं, वहीं कई लोग स्टिल आस्क क्वेश्चंस। ज़ॉम्बीज की ही बात करें तो वायरस से होने वाले म्यूटेशंस के कई प्रूफ मिले हैं, पर फिर भी आपके दोस्त या रिलेटिव्स क्वेश्चंस करते होंगे कि क्या ऐसा कुछ कभी वायरस के म्यूटेशन से पॉसिबल हो भी सकता है। शायद क्योंकि उन्हें इसके पीछे के साइंस और लॉजिक के बारे में नहीं पता है। लेकिन सच तो यह है कि अकॉर्डिंग टू पाब्लो पिकासो, एवरीथिंग वी कैन इमेजिन इज रियल। मतलब कि जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सच है या सच हो सकती है, डिस्पाइट कि हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। खैर, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं तो हम बिना प्रूफ के किसी भी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब हो सकता है आप बोलो कि ऐसा है तब तो पैरेलल वर्ल्ड भी हो सकते हैं या जानवर भी हमारे तरफ बोल सकते हैं। तो हाँ, आप ही बताओ क्यों नहीं, ये भी पॉसिबल है। बस क्या पता, हो सकता है हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी ना हो जिससे हम जानवरों की लैंग्वेज समझ पाए। लेकिन जहाँ तक बात है डर की, तो इन सब से अलग एक चीज ऐसी है जिसे दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को डर लगता है और जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो है मौत। क्योंकि इससे जुड़ी हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। ऐसा कोई नहीं है जिसने जन्म लिया हो और जिसकी मृत्यु ना हुई हो, और इसी से जुड़ी है इस दुनिया की सबसे डरावनी चीज, क्योंकि वो एक इंसिडेंट है जिसका इफेक्ट सिर्फ एक शहर और राज्य नहीं बल्कि कितने ही देशों में फैल गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के वर्स्ट डिजास्टर की, जिसका इफेक्ट हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के इफेक्ट से भी 400 गुना ज्यादा था। द चेरनोबिल इंसिडेंट 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर सोवियत यूनियन में मौजूद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में मेलफंक्शन हो जाता है। वर्कर्स नोटिस करते हैं कि रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग गए हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है क्योंकि उसकी टॉप लीड मूव करने लगी है और उससे निकलने वाले शॉक वेव्स पूरे बिल्डिंग में फील हो रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए रिएक्टर को जल्द से बंद करना होता है, तो एक वर्कर जल्दी में आकर इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा देता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसका इफेक्ट आज करीब 40 साल बाद भी उस जगह पर फील किया जा सकता है। हाँ, इमरजेंसी बटन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनका काम रिएक्टर्स पर जो कंट्रोल रॉड्स थे उन्हें अंदर जाकर रिएक्शन को रोकना था, पर नहीं, होता है कुछ इसका विपरीत और बटन दबाने से कंट्रोल रॉड्स अंदर चले जाते हैं पर वो रिएक्शंस को नहीं रोकते हैं और तुरंत ही होता है एक बहुत बड़ा धमाका, जिससे इमीडिएटली करीब 2 लोगों की जान चली जाती है और नेक्स्ट हफ्ते में ही 28 लोगों की इस वजह से मौत हो जाती है। आई नो ये नंबर्स बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन जो अब इसके आगे होना था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। कुछ ऐसा जो मानव इतिहास में हमेशा याद किया जाना था और जिसके बारे में हमें अब टेक्स्ट बुक्स में भी मिलता है। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा डिटेल में जानने से पहले कि इसमें आखिर किसकी गलती थी, इमरजेंसी बटन दबाने से भी प्रॉब्लम आखिर क्यों नहीं रुका, उससे पहले हम इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के बेसिक्स को जान लेते हैं ताकि आप आगे और भी अच्छे से सिनेरियो को समझ पाओ। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हर चीजें एटम से ही बनी है। एटम किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और जैसा कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, तो उनके मोशन के कारण उनमें एनर्जी भी होती है और इसी के जरिए बनती है हमारी एटॉमिक एनर्जी, जिसका इस्तेमाल वैसे तो कई जगहों पर होता है, पर इस वीडियो में बात होगी एटॉमिक पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की। हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं और उसके अंदर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर के जरिए हीट यानी कि स्टीम जनरेट किया जाता है और उसी हीट का इस्तेमाल एक बड़े टरबाइन को घुमाने में किया जाता है और जिससे इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भारत में करेंटली 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं और दुनिया भर में 440 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं और ये सबसे ज्यादा यूएसए में है जो 96 है और इन सभी पर इंसाइन को यूज किया जाता है, जो सिग्निफाई करता है कि कोई जगह रेडियो एक्टिव है यानी उससे रेडिएशन हो सकती है। हाँ, रेडिएशन एक ऐसा इनविजिबल थ्रेट
जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ बल्कि आपके नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ती है। इसलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कई गैस मास्क और हैजमेट सूट्स वगैरह वर्कर्स को दिए गए होते हैं ताकि हादसों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून ऑल दीज प्रिकॉशंस फेल्स एंड हो जाते हैं ऐसे हादसे जिनका खौफ हमेशा के लिए लोगों पर रह जाता है। तो चलो अब चलते हैं वापस से चेर्नोबिल में और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ हुआ था और कौन सा सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। तो जैसे ही वो धमाका हुआ, टॉक्सिक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो रिएक्टर में मौजूद था वो फ्लेम्स की वजह से हवा में चला जाता है और जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था, इससे इतनी रेडिएशन निकलती है जिससे आप हिरोशिमा और नागासाकी से होने वाले इम्पैक्ट से 400 गुना से भी ज्यादा से कंपेयर कर सकते हो। ये रेडिएशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि 30 किलोमीटर दूर तक ये रेडियो एक्टिव डस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया और हुआ यूं कि उससे नजदीक एक शहर थी प्रिप्यत, जिसमें करीब 50,000 लोग रहते थे। उन्हें भी वो शहर खाली करना पड़ा। आज अगर कोई इन जगहों पर जाता है तो उन्हें बस गैस मास्क के ढेर, बच्चों के खिलौने और खाली पड़े जर्जर हो चुके मकान दिखते हैं। इसके अलावा चेर्नोबिल में ऐसी कई डार्क और क्रीपी चीजें भी मिलती हैं जिस पर तो एक डिफरेंट वीडियो भी बन सकती है। अगर इस वीडियो में 3000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। और आगे देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वेल रिसर्च्ड वीडियोस लाऊं जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो कुल मिलाकर इस रेडिएशन का प्रभाव धीरे धीरे हवा के जरिए न सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे यूक्रेन, स्पेन, स्वीडन और कई और पार्ट्स में भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश होती है जिससे गिरने वाले रेडियो एक्टिव डस्ट घास में गिरने पर जो गाय उन्हें खाती हैं उनमें भी रेडिएशन मिलती है और जो बच्चे उनका दूध पीते थे उनमें भी ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस इंसिडेंट को लेकर WHO ने कंफर्म भी किया है कि करीब 4000 लोगों की इससे इनडायरेक्ट डेथ्स हुई हैं जो कि रिकॉर्डेड है। वहीं कितने ही जान ऐसे ही चली गई इसके बारे में किसी को भी नहीं पता और कहीं भी मेंशन नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। तो इसके लिए हमें चलना होगा जब ये सब शुरू हुआ, यानी 26 अप्रैल की रात में। तब पावर प्लांट में कुछ नेसेसरी टेस्टिंग्स परफॉर्म किए जा रहे थे, ये चेक करने के लिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और जनरेटर्स काम नहीं करते हैं तो टरबाइन कैसे घूमेगी। और इसको सुपरवाइज करे थे एंटोली डैटलॉव। हर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ कंट्रोल रॉड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रोकने का काम करते हैं। वहीं कुछ ग्रेफाइट के मॉडरेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही थी जितनी बेसिकली होनी चाहिए थी, जिसके लिए फिर उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर से निकालने का इंस्ट्रक्शन दिया जो कि इसे कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। पर सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग जितने कंट्रोल रॉड्स मिनिमम होने चाहिए थे एंटोली ने उस पर ध्यान नहीं दिया और 211 कंट्रोल रॉड्स में से मिनिमम 15 कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में छोड़ने की जगह सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स ही रिएक्टर में छोड़ा। अब इससे सडन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में स्पाइक देखने को मिली तो फिर सब डर गए और ऐसे में एंटोली ने एक मेजर कदम उठाया और इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया, जो कि बिल्कुल सही स्टेप था। लेकिन यहाँ एक डिजाइनिंग फ्लॉ थी। जो गलती कंट्रोल रॉड्स बनाने वालों की तरफ से थी, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स का मेजर पार्ट तो बोरॉन का था जिससे ये प्रोसेस स्लो होता था, पर इसका टिप ग्रेफाइट का था जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को स्पीड अप करने का काम करते थे। और बस हुआ कुछ वैसा ही, कुछ लापरवाही, कुछ डिजाइन फ्लॉ और कुछ ह्यूमन एरर्स से हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका हुआ। इस घटना से उठने वाली आग की लपटों को वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे लोगों ने एक ब्रिज पर आकर देखा, लेकिन उन्हें भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि वो इस नजारे के साथ आगे कैंसर जैसी बीमारी को भी देखेंगे। ये आग की लपटें ऐसी ही जलती रही। कई फायर फाइटर्स, कई हेलीकॉप्टर ने सैंड, बोरॉन और पानी जैसी चीजें सब कुछ उसके ऊपर डाली और आखिर करीब 10 दिन बाद यह आग की लपटें शांत हुई। आज उसके नजदीक में जो हरा भरा जंगल है वो भी लाल हो चुका है। उसे अब दी रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। वहीं उसी जगह पर कुछ दूरी पर एक ब्रिज थी जिससे इंसिडेंट वाली रात को लोगों ने ब्रिज पर जाकर आग की लपटें देखी थी। आज उस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ कहा जाता है। आज वो पूरी जगह रिस्ट्रिक्टेड जोन में बदल गई है और आज भी वहाँ कोई नहीं रहता है, मतलब कि वो एक घोस्ट टाउन बन चुकी है। आज भी अगर कोई उस जगह पर जाता है तो उन्हें वहाँ के सॉइल और दूसरी चीजों से रेडिएशन देखने को मिलती है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो जगह आज भी खतरनाक है।
खैर, इन सबसे भी दिलचस्प बात आपको ये लगेगी कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो सोवियत यूनियन ने इसे भी छिपाने की कोशिश की थी, जो उस वक्त एक कम्युनिस्ट कंट्री थी लाइक चाइना। पर इतने बड़े इंसिडेंट को छिपाना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही इससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव डस्ट स्वीडन के पास पहुंचे तो वहां के लोगों ने विंड डायरेक्शन की हेल्प से पता लगाया और उनका निशाना चेर्नोबिल पर गया। और हमें बाद में इसकी सभी इंफॉर्मेशन भी आज मिल गई। हालांकि आपको बता दूं, ना सिर्फ सोवियत यूनियन बल्कि इंफॉर्मेशन को पब्लिक से नहीं शेयर करने वाले काम कई और कम्युनिस्ट कंट्री भी करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। लेकिन क्या आपको पता है, चाइना भी कई इंफॉर्मेशन हमसे छिपाता है। तो अब अगर आपको ये जानना है कि चाइना ने ज़ॉम्बी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन छिपाई हुई है और क्यों वहां से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो सकता है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।